स्त्रियों के अंदर यूट्रस के दोनों तरफ दो ट्यूब्स होती हैं जो ओवरी तक जाती हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। स्त्री के अंदर इसे डिब प्रणाली कहते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम सेल्फिंक्स है और जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो सेल्फिंजाइटिस हो जाता है। इस बीमारी के अंदर केवल फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही इन्फ्लामेशन नहीं होता, बल्कि ओवरी के अंदर भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है और ये यूट्रस तक भी फैल सकता है। सेल्फिंजाइटिस का पूरा नाम पेरीसेल्फिंजोफोराइटिस है, पर शॉर्ट के अंदर इसे सेल्फिंजाइटिस ही कहते हैं। यहाँ डिब प्रणाली का प्रदाह। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सेल्फिंजाइटिस क्या है, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या है, वो कितने प्रकार का है, वो किस कारण से होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सेल्फिंजाइटिस भी दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट सेल्फिंजाइटिस के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पीप भी बन सकती है, मवाद भी बन सकता है, पर अधिकतर केसों के अंदर पीप या पस कम ही दिखाई देती है। इन्फ्लामेशन वाली जगह के ऊपर पहले कंजेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, वहाँ पर रस इकट्ठा हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद में ये जो इन्फ्लामेशन है शांत हो जाता है और वहाँ पर फिर पीप पस मवाद बन जाती है और इसके कारण जो फैलोपियन ट्यूब है वो भर जाती है इस मवाद से। ट्यूब का जो शोर है या अंत वाला मुंह है वो खुला रहता है, वहाँ से फिर ये पेरिटोनियम के अंदर फैल जाता है, जिसे इंट्रा पेरिटोनियल एब्सेस भी इसके कारण फिर हो जाते हैं। अक्सर ये देखा भी गया है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब पस बनती है, मवाद बनती है, उसके कारण भी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ज़्यादा सूजती नहीं है, उसके अंदर सूजन कम ही रहती है। इसके अलावा जो क्रोनिक सेल्फिंजाइटिस है, इसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इसके कारण पायोसेल्फिंक्स भी हो सकता है और हाइड्रोसेल्फिंक्स भी हो सकता है। पायोसेल्फिंक्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है वो बीच में से पतली रहती है और साथ में थोड़ी सी मोटी भी रहती है। इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स WBC वगैरह बहुत रहते हैं और उसके कारण ये भरी रहती है, जबकि हाइड्रोसेल्फिक्स के अंदर ट्यूब वाल है वो अत्यंत पतली हो जाती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। पुराने इन्फ्लेमेशन के कारण ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है इनका आकार बढ़ जाता है, ये फूल जाती हैं। ट्यूब के अंदर का जो ल्यूमन के अंदर जो पदार्थ रहता है वो उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब 3 प्रमुख कारणों से होता है। इसके अंदर पहला कारण प्योरपरल जो सेल्फिंक्स है उसके कारण होता है। ये प्रमेह गनोरिया के कारण भी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस के कारण भी होता है। ये 3 ही इसके प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा सर्दी लगने के कारण भी सेल्फिंजाइटिस हो सकता है। भारी चीज़ें उठाने से भी, आप मेंसेस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए उसके कारण भी उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है। एलोपैथी के अंदर इसके अंदर जो कारण मानते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। एक्यूट सेल्फिंजाइटिस के क्या सिम्टम्स हैं? इसके अंदर रोगी के पेड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट फूलता है, पेट कड़ा हो जाता है, लगातार उसको उल्टी, वमन, कै हो सकती हैं। इसके अलावा उसको राइगर, कंपन, शिवरिंग आदि भी हो सकती है। नाड़ी की गति है तेज चलती है। शरीर का जो तापमान है 103-104 डिग्री तक जा सकता है, उसे बुखार के सिम्टम्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। पेड़ों के अंदर जब बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, कंजेशन ऑफ द ब्लड हो जाता है, तो उसके कारण उसको श्वेत प्रदाह, लुकोरिया भी हो सकता है। अधिकतर जरायु के अंदर भी रक्तस्राव हो सकता है। इसके अंदर रोगी को मेटोर्जिया भी हो सकता है जरायु के अंदर, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं। अधिकतर ये 7-8 दिनों के अंदर घट जाता है और उसके बाद में फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बार बार होता रहता है। सेल्फिंजाइटिस के या डिम प्रणाली का जो इन्फ्लेमेशन है उसके जो और अन्य जो लक्षण हैं उसको मेनोरेजिया हो सकता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया हो सकता है, ओरिया हो सकता है, ओवर द सैक्रम कमर के ऊपर दर्द हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का जो रास्ता है वो बंद हो सकता है, उसका मुख बंद हो सकता है, जिसके कारण जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ओवरी से जो एग निकलता है वो फिर यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा उसको टॉक्सीमिया हो सकता है,
एनीमिक हो सकती है, वो रक्तहीनता उसके अंदर आ सकती है। लगातार उसको प्रदाह, श्वेत प्रदाह के जो डिस्चार्ज है वो होता रहता है। इसके कारण उसके जो स्नायु नर्वस सिस्टम के अंदर भी दुर्बलता आ जाती है। फैलोपियन ट्यूब के और क्या उपसर्ग हो सकते हैं? जो पायोसेल्फिक्स है, इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया ट्यूब है वो मोटी हो जाती है, इसके बावजूद भी वो फटती नहीं है, उसका रप्चर नहीं हो पाता है क्योंकि उसके अंदर सूजन रहती है। इसके कारण उसकी आंतों के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर भी पीप मवाद आदि आ सकती है। जबकि जो हाइड्रोसेल्फिक्स है उसके अंदर ट्यूबो ओवेरिन सिस्ट हो सकते हैं कि जो डिम्ब कोश है, ओवरी है, उसके ऊपर भी इन्फ्लेमेशन आक्रमण हो सकता है। उसके जो ट्यूब्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर एडिजन हो सकता है, वो आपस में जुड़ सकती हैं, चिपक सकती हैं। पेरीऑफ्राइटिस कहते हैं। डिम्ब कोश के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल्स भी होते हैं और कॉर्पोरा ल्यूटोबे होता है। उसके अंदर छोटे छोटे फिंसियाँ, फोड़े फिंस आदि भी हो सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब का क्या भावी उपसर्ग हो सकते हैं? उसके अंदर पीप पैदा अगर नहीं होती है तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर इतनी गंभीर बीमारी नहीं होती है, पर अगर उसके अंदर पीप मवाद पड़ जाए तो फिर ये एक इमरजेंसी, जीवन के अंदर संकट डालने वाला रोग हो सकता है। इसके अलावा उसको पेरिटोनियम हो सकती है, टोनाइटिस हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है जो कि अधिक प्राणघातक है। इसके अलावा उसके ओवरियन के अंदर एब्सेस हो सकते हैं। जो एब्सेस हैं, ओवरियन जो एब्सेस हैं वो इन्फेक्शन के कारण ही अधिकतर होते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो सेल्फिंजाइटिस या फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित हैं। यहाँ पर जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ वो रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर होती हैं। पर अधिकतर जो या सामान्यतः इसके अंदर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इसके अंदर एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस, कैंथ्रिस, हिपरसल्फर, लेकेसिस, साइलेशिया, मेडोरिनियम, थूजा आदि भी इसमें सिम्टम्स के हिसाब से दी जा सकती हैं। इसके अलावा मर्क्यूरिस भी, जो मर्क्यूरिस सोल है या मर्क्यूरिस कोर है, वो भी सिम्टम्स के आधार पर दी जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर सल्फ़र मेडिसिन भी दी जा सकती है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो आप लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।